ओम सभी को, आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम गुरुकुल चैनल पे। हम जनवरी 2025 का पीवाईक्यू कर रहे थे, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। 70 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, आज 71 करेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये हमारा वशिष्ठ संहिता से रिलेटेड है। एक तरफ तो आपके यम, नियम, धारणा और समाधि, दूसरी तरफ इसके बारे में जो है वो पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो यम क्या है, तो यम जो है, यम के अंतर्गत हमारा शौच आता है। यम के अंतर्गत क्या आता है? शौच आता है। ठीक है, हठ योगी ग्रंथों में यम के अंतर्गत शौच को रखा गया है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय के अलावा शौच भी यम के अंदर ही आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। नियम में यहाँ पर हम आस्तिकता कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, यम में क्या है? शौच है, नियम में आस्तिकता है। धारणा और समाधि, तो देखा जाए तो समाधि से शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है, और कह सकते हैं कि धारणा से तेज आता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो हमने मैच किया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कुंभक के 9 प्रकार किस ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं? हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली या फिर योग बीज? तो याद रहे कि हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में कुंभक जो है वो 8 प्रकार के कहे गए हैं। ठीक है, योग बीज में तो 4 प्रकार के ही बताए गए हैं सहित कुंभक। लेकिन हठ रत्नावली में भुजंगीकरण प्राणायाम के अंतर्गत जो है अगर हम रखते हैं तो फिर ये 9 कुंभक होते हैं। ठीक है, तो एक कुंभक एक्स्ट्रा बताया गया है, भुजंगीकरण कुंभक जो है वो हठ रत्नावली में बताया गया। तो इसका प्रश्न का जो आंसर है वो 3rd करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, कहते हैं कि षट क्रिया के अत्यंत विशिष्ट लाभों का चयन कीजिए। कौन से बिल्कुल मोस्ट इफेक्टिव बेनिफिट है? तो कहते हैं कि सबसे पहला है स्थैतिक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना, यानी कि स्थैतिक प्रतिक्रिया का मतलब स्टैटिक मूवमेंट। तो स्टैटिक मूवमेंट पर नियंत्रित करना, या फिर विभिन्न अलग अलग स्टैटिक मूवमेंट्स पर नियंत्रण करना, या उत्तक निर्माण यानी कि टिश्यू के अनुकूलन में वृद्धि करना, यानी टिश्यू जो बनते हैं उसमें वृद्धि करना या उसमें कमी करना। ये कहते हैं कि मनोशारीरिक संतुलन स्थापित करना, मन और शरीर में संतुलन स्थापित करना। तो देखा जाए तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और सी करेक्ट होगा, एंड ई करेक्ट होगा, है ना, कि विभिन्न स्थैतिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करता है, डिफरेंट स्टैटिक मूवमेंट पर नियंत्रण करता है, ना कि किसी एक स्पेशल। ठीक है, और षट क्रिया में क्या होता है, हमारे सेल टिश्यू का निर्माण होता है, मनोशारीरिक संतुलन होता है, माइंड बॉडी में बैलेंस क्रिएट होता है, तो ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि योग की प्रत्येक शाखा के द्वारा कौन से उद्देश्य है, उस हर एक शाखा का उस पर बल दीजिए। यानी कि योग की प्रत्येक शाखा प्रशाखा द्वारा किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। कहते हैं योग की समझ में सुधार करना, तो योग की शाखा प्रशाखा सिर्फ यही बताती है क्या कि योग की समझ में सुधार करना है? नहीं। स्वास्थ्य के लिए विभिन्न योगों का प्रसार करना? बिल्कुल भी नहीं। मन से सीधा व्यवहार करना? नहीं, सिर्फ मन के द्वारा व्यवहार नहीं किया जाता। मन के परिवर्तन पर नियंत्रण का उच्चतम स्तर का एकीकरण? यस, मन पर नियंत्रण करना, है ना, मन पर कंट्रोल करना और नियंत्रण का उच्चतम स्तर का एकीकरण। एकीकरण यानी कि ईश्वर से एक होना, मन को नियंत्रित करके और ईश्वर से एक होना ही का उद्देश्य बोला गया है। अगला प्रश्न है आपका, योग वशिष्ठ, तो यहाँ पे 7 भूमि से के अंतर्गत, ज्ञान की सप्तभूमियों के अंतर्गत कौन सी भूमि आती है वो पूछा गया है। तो ये फिर से रिपीट हो रहा है आपका ये वाला प्रश्न दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे सप्तभूमि में जो है वो आपके सीरीज में अगर आप देखें तो क्या आता है आपका, शुभेच्छा, विचारणा, तनु, मानसा, शक्ति, पदार्थ, भावना, तुर्यगा, सॉरी, शुभेच्छा, विचारणा, तनु, मानसा, तत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ, अभावना और तुर्यगा। ठीक है, ये 7 आपके क्या कहे गए हैं, सप्तभूमि कहे गए हैं। तो इसमें शुभेच्छा है करेक्ट, शुभेच्छा के बाद विचारणा है और तनुमानसा भी है। ठीक है, विवेक और तितिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आते, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आपका एक तरफ कारक और दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए ना, फैक्टर्स और फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में हम, पहला ऑप्शन कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, टी सेल इम्यूनिटी, इनिशिएट इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर हमें ऑप्शन इसके सिलेक्ट करना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये हमारा डिफेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन आफ्टर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के बाद ये डिफेंस करता है हमें एंटीजन के लिए, तो ये इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ए का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बी का टी सेल इम्यूनिटी, ये क्या करता है, तो लोकल इन्फ्लामेशन एंड रिएक्शन इज सराउंडिंग टिश्यू, जो भी लोकल इन्फ्लामेशन होते हैं टिश्यू के आसपास उसको उस पर कार्य करने में मदद करता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। देन सी का इनिशिएट इम्यूनिटी, ये क्या करता है, तो जेनेटिकली डिटरमाइंड है ये। और चौथा बी सेल इम्यूनिटी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना का जैविक घटक घटक या फिर ईड के लक्षण बताइए। तो सिगमंड फ्राइड ऐसे साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ईड, आईडी, ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ईड को उन्होंने बताया कि ईड क्या है, बच्चे जैसा है, उसको सही गलत कुछ भी नहीं पता, वो बस क्या करता है कि उसको जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए, वो उसकी प्रेरणा देता है। ईगो क्या करता है, देखता है कि अभी इस चीज के लिए सही समय है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कभी उसको चुप करके बैठा देता है, और जब मौका मिलता है तो फिर ये बुद्धि से कार्य करता है। सुपर ईगो क्या करता है, ये आपको गिल्ट फील करवाता, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए फिर आपको बाद में गिल्ट अंदर से फील होता है, ठीक है। अगर अच्छा काम किया तो अप्रिसिएशन का भी काम करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ईद के बारे में, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि ये आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है। तो हाँ, ये आनंद, उसको अपने मन का आनंद चाहिए, है ना, जो बोला वो तुरंत करना है। यह कार्यकलाप शाखा के रूप में मान्य है, नहीं, ये काम नहीं करता, ये बस अपना अपनी इच्छा बताता है। यह वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं, वास्तविकता पे ध्यान नहीं देता है ये। यह व्यक्तित्व की नैतिक शाखा है, नहीं, नैतिक शाखा तो सुपर ईगो है, ठीक है, सुपर ईगो है। यह पूर्णतः अचेतन है, हाँ, अचेतन, अचेतन कैसे है, तो ये ए एंड ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्योंकि एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है, ठीक है, उसको भी भूख लगती है तो वो रोता है ना, नींद आती है तो वो सोने के लिए रोता है, तो वो सोना चाहता है। तो वो बच्चा तो अनकॉन्शियस है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस वक्त भी ईट जो है वो काम करता है। तो पूर्ण रूप से ये अचेतन अनकॉन्शियस होता है और बस अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, कहते हैं कि द सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या क्या चीजें आती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या क्या चीजें होती है। तो ट्रेमर्स, हिस्टीरिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज काफी रुखी हो जाती है, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी कभी तेज कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, और स्लग्सनेस, यानी कि गतिशील मूवमेंट भी कम हो जाता है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें ट्रेमर होता है, हिस्टीरिया होता है, ठीक है, और रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होती है, क्योंकि थायराइड से रिलेटेड है ना, थायराइड में टॉक्सिन्स के कारण ये होता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, योग सूत्र से पूछा गया है कि इंद्रिय जय के लिए संयम किए जाने वाली अवस्थाएं बताइए। अस्मिता, मनोजवित्व, ग्रहण, विकरण भाव या फिर अन्वय। तो इसका वर्णन आपके तीसरे पाद के 47 सूत्र में किया गया है। कहते हैं ग्रहण स्वरूप स्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय के लिए क्या करना है, तो जब हम ग्रहण स्वरूप स्मिता, अन्वय और अर्थवत्व,
इस पर संयम करते हैं तो इंद्रियों पर विजय प्राप्ति होती है। जिसके अनुसार आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि अर्श के लिए कौन सी यौगिक मुद्रा की अनुशंसा की जाती है, यानी कि कौन सा हमें योगासन या मुद्रा जो है वो करना चाहिए। अर्श यानी कि पाइल्स के लिए, तो पाइल्स के लिए पाशनी, अश्विनी, विपरीत करणी या फिर प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा तो हस्त मुद्रा है, ये नहीं होगा। विपरीत करणी से भी नहीं होगा, बल्कि विपरीत करणी में जो है वो हमें अश्विनी मुद्रा करने को कहा जाता है कि विपरीत करणी में अगर हम अश्विनी मुद्रा करते हैं तो वो पाइल्स के लिए सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।